अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 11th या ग्रेड 11th पार्ट 1 या इंटर 1 की बायोलॉजी हमने शुरू की है। पंजाब बायोलॉजी जो बुक है वो फॉलो कर रहा हूँ। लाइन बाय लाइन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इन केस जहाँ मुश्किल हो वहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में भी बनाए हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स इस चैप्टर के जितने भी डिस्कस किए हैं उसमें बात हो रही थी बैक्टीरिया के हवाले से। हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया है। अभी इस वाले लेक्चर में हम वायरसेस की बात करते हैं। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो बैक्टीरिया पोर्शन ख़त्म हो गया और अब हम वायरसेस के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस कहाँ मौजूद होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। काफ़ी सारा आइडिया आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में भी हो गया है। लेकिन मैं यहाँ के टेक्स्ट को देखता हूँ, बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट है आप लोग की बुक में। जो जो चीज़ें मैं समझाता हूँ उस पर बस फोकस करना है और वही आप लोगों ने चीज़ें याद करनी है। सो मैं शुरू कर लेता हूँ। क्या लिखा है बुक के अंदर? यू आर फेमिलियर विद द 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हम सबको आइडिया है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट हम कितने किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के 5 किंगडम्स बनाते हैं, जिसमें से एक को आप लोग किंगडम मोनेरा नाम देते हैं, दूसरे को आप लोग किंगडम प्रोटेस्टा नाम देते हैं, तीसरे को आप लोग किंगडम फंजाई नाम देते हैं, फोर्थ को आप लोग किंगडम प्लांटाई नाम देते हैं और फिफ्थ को आप लोग एनिमेलिया नाम देते हैं। ये 5 किंगडम्स है। इसके हवाले से काफ़ी डिटेल में हमारी बात हो गई है चैप्टर नंबर 1 में। You also know that there are some creatures that do not possess cellular organization yet show some characteristics of living things. लास्ट जो चैप्टर है उसमें इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे एंटिटीज ऐसे हैं, बहुत सारे बॉडीज ऐसे हैं जो कि सेल से नहीं बने। डो नॉट पोजेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो चीज़ें सेल से नहीं बने, लेकिन कभी कभार वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था कि वायरस और इसके साथ साथ प्रियॉन्स और इसके साथ साथ वायराइड्स, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल से तो नहीं बने लेकिन फिर भी ये कैरेक्टरिस्टिक समहाउ लिविंग थिंग्स के शो कर रहे होते हैं। सो दीज आर ए सेलुलर पार्टिकल। ए सेलुलर का मतलब कि ये सेल से नहीं बने होते। वायरसेस आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं और बुक में यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा है कि इन ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो वायरसेस है। हमने इस वाले लेक्चर के अंदर वायरसेस के हवाले से बात करनी है, प्रियॉन्स और वायराइड्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वायरस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों से बना है, हमने ये डिस्कस करना है अभी। Viruses are extremely small infectious agents and can only be seen under electron microscope. सो पहली बात तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि वायरस को हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। वायरसेस इंतहाई ज़्यादा टाइनी होते हैं, वायरसेस इंतहाई ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स है। इसका मतलब हो गया कि वायरसेस हमेशा डिजीजेस काज करते हैं। दूसरे अल्फाज में आप लोग इसको पैथोजन में इंक्लूड कर सकते हैं। डिजीज काजिंग एजेंट्स को हम पैथोजन्स नाम देते हैं। सो 2 बातें आप लोग यहाँ से याद कर ले कि वायरसेस आर पैथोजन्स, दे काजेस डिजीजेस एंड दे कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। वायरस आप कंसिडर कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वायरस हमारे पास 250 नैनोमीटर का होगा और जो लार्जेस्ट वायरस है वो 250 नैनोमीटर का होता है। 20 नैनोमीटर का स्मॉलेस्ट वायरस होगा, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट कर सकते हैं। और जो लार्जेस्ट वायरस होगा वो 250 नैनोमीटर का हो सकता है आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग।
अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, सो आप लोग बोलेंगे कि पार्वो वायरस जो है ये स्मॉलेस्ट वायरस है और लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस है। ये वैसे एक वायरस का नाम नहीं है, ये पूरे का पूरे ग्रुप का नाम है। पॉक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइज को अगर नोटिस किया जाए तो वो अक्सर माइक्रोमीटर में होता है और इनका जो साइज है वो नैनोमीटर में है। तो इसका मतलब हो गया कि वायरसेस बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। दैट इज वाई दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। और अगर सपोज करते हैं फॉर वाइल कि हम एक फिल्टर पेपर बनाते हैं और उस फिल्टर पेपर से हम सब कुछ फिल्टर कर देते हैं, तो देयर आर चांसेस कि बैक्टीरिया वहां पर ट्रैप हो जाए, लेकिन वायरसेस उस फिल्टर के अंदर से गुजर जाएंगे। इस वजह से वो पास हो जाएंगे, क्योंकि वायरसेस कॉमनली क्या होते हैं, बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, तो वो उन फिल्टर पेपर्स में से गुजर सकते हैं जहां से बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं पास हो सकता, बैक्टीरिया वहां पर ट्रैप हो जाता है। याद रखना है आप लोगों ने, द सेंट्रल कोर ऑफ वायरस इज इट्स जीनोम। अब स्ट्रक्चर की बात शुरू हो गई है कि वायरस का जो सेंट्रल हिस्सा होता है, द सेंट्रल कोर ऑफ वायरस इज जीनोम। वायरस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने अभी ड्रा करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल जो हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं जीनोम। जीनोम का दूसरे अल्फाज में मतलब होगा जेनेटिक मटेरियल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोर होता है, जो सेंट्रल हिस्सा होता है, कोर सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं, वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल होंगे। इट इज मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईदर डीएनए और आरएनए। जिस तरह मैंने आप लोग को बताया, जेनेटिक मटेरियल हम न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को बोलते हैं। यू नीड टू रिमेंबर कि वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों इकट्ठे कॉमनली नहीं होते। वायरस या तो डीएनए मौजूद होगा या वायरस के अंदर आरएनए मौजूद होगा। इसी वजह से डिस्कस किया है कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ वायरस इज ईदर डीएनए या आरएनए। इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों इकट्ठे कॉमनली नहीं हो सकते। द कोर इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। ये जो आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर आप लोग नोटिस कर ले तो ये जो मैंने लाइंस यहाँ पर ड्रा किए हैं, ये लाइन मैंने सेंट्रल जो बनाया है इसको आप लोग कोर कंसिडर कर ले, इनर पार्ट कंसिडर कर ले। और जो आउटसाइड की तरफ मैंने ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल को आप लोग कैप्सिड कंसिडर कर ले या इसको प्रोटीन कोट कंसिडर कर ले। तो अगर इनकेस पेपर में आता है कि वायरस का कोर किस चीज से बना है, तो आप बोलेंगे जीनोम या जेनेटिक मटेरियल, या दूसरे अल्फाज में डीएनए या आरएनए से बना होता है। और अगर पेपर में आता है कि प्रोटीन का कोट किस चीज से बना होता है, कोट आउटर मोस्ट पार्ट को बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि कोट प्रोटीन से बना होता है और इसको हम कैप्सिड नाम देते हैं। तो इस वायरस का ये वाला आप लोगों को कैप्सिड नजर आ रहा है, बाहर की तरफ ये कैप्सिड है। इट गेव डेफिनेट शेप टू द वायरस। इस वायरस का जो शेप होगा, सपोज करते हैं कि ये वायरस मैंने इसे ट्राइंगल के फॉर्म में बनाया है, तो ये शेप किस चीज की वजह से है, इस कैप्सिड की वजह से है। तो अगर पेपर में आता है कि शेप ऑफ द वायरस इज, तो आप बोलेंगे प्रोटीन कोट या दूसरे अल्फाज में आप बोलेंगे कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। याद रखना है आप लोगों ने कि इस कैप्सिड को अगर हम देखते हैं, इस ट्राइंगल शेप को देखते हैं, तो ये छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट से बना होता है। जिस तरह मैं ये सर्कल्स आप लोगों के सामने बना रहा हूं, और इन स्मॉल सब यूनिट्स को, इन स्मॉल पार्ट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। यू नीड टू रिमेंबर कि ये पार्ट्स क्या है, ये कैप्सोमर्स है। एंड कैप्सोमर्स आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। ये इसी कैप्सिड को बनाते हैं, जिस तरह ये ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। द नंबर एंड काइंड ऑफ कैप्सोमर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। इस सेंटेंस का मतलब है कि हर वायरस के कैप्सिड में ये जो सब यूनिट्स होते हैं, ये जो कैप्सोमर्स होते हैं, ये स्पेसिफिक होंगे। एक वायरस में इतने होंगे, दूसरे वायरस में इतने होंगे। तो ये वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें जो कैप्सोमर्स मौजूद होंगे वो अलग अलग नंबर में होंगे। किसी वायरस में ज़्यादा कैप्सोमर्स हो सकते हैं, किसी वायरस में कम कैप्सोमर्स हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उसका नंबर उसमें पाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुक में साइड बॉक्स में लिखा भी है कि हर्पीज वायरस में जो कैप्सिमर्स मौजूद होते हैं वो 162 होते हैं और जो एडिनो वायरस है उसमें कैप्सिमर्स 252 होते हैं। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा ले, साइड बॉक्स में लिखा है, ये पेपर में आ सकता है। हर्पीज वायरस नॉर्मली कोल्ड सोर काज कर रहा होता है, जबकि एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड, जिस तरह ये आप लोग फ्लू वगैरह बोलते हैं, ये काज कर रहा होता है। इस वाले पेज के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वायरस में दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं कोट और दूसरे को हम बोलते हैं कोर। कोर इसका हमेशा प्रोटीन से बना होता है और कोर इसका आप डिस्कस करेंगे हमेशा जीनोम से बना होता है। कोट प्रोटीन जो बना होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं और वो छोटे छोटे सब यूनिट से बनता है जिनको हम बोलते हैं कैप्सिमर्स, जो कि हर्पीज वायरस में 162 होते हैं और एडिनो वायरस में 252 होते हैं। कोर जीनोम होगा, ये या तो डीएनए होता है और या आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए किसी भी वायरस में दोनों कंबाइन नहीं हो सकते। वायरस का जो शेप होता है वो आप डिस्कस करेंगे कि कैप्सिड की वजह से होता है। ये बातें आसान सी बातें हैं, इस पेज के ऊपर यही बातें डिस्कस की थी। आगे डिस्कस किया है कि सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। आप लोग देखें कि दोबारा मैं वही फ्लो चार्ट बना देता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं कोट एंड यहां पर मैं लिख लेता हूं आपके सामने कोर। कोट मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन से बना होता है और कोर मैंने आप लोगों को बताया कि ये डीएनए से बना होता है या जीनोम से बना होता है, या आप लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बना होता है। तो इन दोनों को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो का मतलब यहां पर जीनोम होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा और कैप्सिड वैसे भी हम कोट को बोलते हैं। तो इस पूरे के पूरे वायरस का जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल कोर और कैप्सिड को कंबाइन करके हम न्यूक्लियो कैप्सिड नाम दे सकते हैं। In some animal viruses, only nucleocapsid is covered by another membrane called envelope. जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने अभी ये ट्राइंगुलर शेप बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने बोला था कि ये कैप्सिड है और फिर मैंने सर्कल्स बनाए। मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक एक सर्कल कैप्सुमर है। फिर मैंने इसके इनसाइड यहाँ पर जीनोम बना दिया और साथ में मैंने बोला ये कोर है और जो आउटसाइड आपको नजर आ रहा है कोर है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर लिखा है कि कभी कभार ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ये दोनों चीजें होती है, इसके अराउंड अक्सर एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये वाला मेम्ब्रेन मैं बाहर की तरफ बना रहा हूं, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे इन्वेलप। कभी कभार आप लोग डिस्कस करेंगे कि वायरस के अराउंड क्या हो सकता है, एक मेम्ब्रेन भी हो सकता है और इस मेम्ब्रेन को हम इन्वेलप नाम देते हैं। ये कुछ वायरसेस में होगा, सारे वायरसेस में नहीं होता। इट इज लिपिड रिच मेम्ब्रेन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि ये जो एनवेलप है ये वायरस के पास कहां से आता है, तो आप बोलेंगे कि ये हमेशा होस्ट सेल मेम्ब्रेन से आता है। यू नीड टू रिमेंबर कि वायरस अपने लिए ये मेम्ब्रेन खुद नहीं बना सकता, जिस सेल के अंदर रहता है ये उसके मेम्ब्रेन से डिराइव कर रहा होता है, अपने लिए वहां से कट कर रहा होता है। और चूंकि सेल मेम्ब्रेन आप लोगों ने डिस्कस किया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वहां पर आप लोग डिस्कस करेंगे लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो चूंकि इन्वेलप लिपिड के सेल मेम्ब्रेन से आ रहा है, तो इस वजह से आप लोग याद रखेंगे कि ये इन्वेलप हमेशा लिपिड रिच होगा। लिपिड रिच मीन कि वायरस के इन्वेलप में हमेशा लिपिड्स मौजूद होंगे। क्यों मौजूद होंगे? क्योंकि होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से आता है और सेल मेम्ब्रेन में वैसे भी लिपिड्स मौजूद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे। नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस आर नोन एज नेकेड वायरसेस। ये वाला वायरस, इसके पास इन्वेलप मौजूद है, इस वायरस को हम क्या नाम देंगे? इसको हम इन्वेलप्ड वायरस नाम देंगे। लेकिन अगर इन केस कोई और वायरस हमारे पास है, उसके पास अगर इन केस ये नहीं मौजूद, इन्वेलप नहीं मौजूद, तो उनको हम नेकेड वायरस बोलते हैं। नेकेड वायरसेस उन वायरसेस को कहा जाता है जिसके पास इन्वेलप नहीं होगा। ये नेकेड वायरस है, ये वाला आप डिस्कस करेंगे इन्वेलप्ड वायरस है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन जनरल अपीयरेंस ऑफ वायरसेस। ये तो वैसी है कि वायरसेस का शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से हो सकता है। The animal and plant viruses may be polyhedron having many sides or helical.
अभी मैं आप लोगों के सामने डायग्राम दिखाऊंगा, बुक के अंदर जो बनाया है, लिखा है कि एनिमल वायरसेस जो है वो अक्सर पॉलीहेड्रल होते हैं, ऐसे होते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये हेलिकल शेप्ड भी हो सकते हैं। द बैक्टीरियल वायरसेस बैक्टीरियोफेज में बी क्यूबिकल, आइकोसाहेड्रल, हेलिकल कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन। सो बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमेशा बैक्टीरिया में इन्फेक्शन काज करता है, इसके शेप ये हो सकता है, और जो एनिमल वायरसेस है उसके शेप ये हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। जिस तरह आप लोग की बुक में बनाया है, ये वाला जो वायरस आप लोग देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। बाकायदा इसके पास एक पॉलीहेड्रल टेल है जो आप लोग ये देख रहे हैं, हेड है, और ये इसके पास रॉड शेप्ड आप लोग डिस्कस करेंगे कि टेल मौजूद है। इस हेड को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम आइकोसाहेड्रल नाम देते हैं। जो आप लोग ये वायरसेस देख रहे हैं ये मैक्सिमम एनिमल वायरसेस है। ये तमाम के तमाम जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये ऑलमोस्ट आप समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल वायरसेस है। कोरोना वायरस है, HIV वायरस है, एडिनो वायरस है एंड सो ऑन। हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इस पेज पे भी कोई ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इन्वेलप हमेशा वायरस के पास कहाँ से आता है? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से आता है, और इन्वेलप हमेशा लाइपोप्रोटीन से बना होता है। लाइपोप्रोटीन मीन कि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये बात जरूरी है आप लोगों के लिए। अब हमने तो यहाँ जो डिस्कशन की है ये डिस्कशन जनरल हमने वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया है। हम आगे बढ़ते हैं और यही डिस्कशन अब किसी स्पेसिफिक वायरस पे अप्लाई करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो वायरस हमने स्टडी करना है वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। यहां पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि बैक्टीरियोफेज हम उन वायरसेस को नाम देते हैं जो बैक्टीरिया में डिजीजेस काज करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है। दे आर एमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। मोस्ट कॉम्प्लेक्स खुद तो नहीं है, बहुत सारे वायरसेस कॉम्प्लेक्स है, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो इसमें भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। वो आप लोगों को अभी इसका शेप देख के पता चल जाएगा। द बेस्ट नोन फेजेस ऑफ ई कोलाई आर टी फेजेस। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस है इसमें बहुत सारे टाइप्स है, इसमें बहुत सारे वेराइटी है। इसमें एक वेराइटी को हम टी फेजेस बोलते हैं। टी फेजेस हम इसको नाम देते हैं, जो कि इश्रिकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया का नाम है, उसमें ये प्रॉब्लम्स काज कर रहे होते हैं। देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ टी फेजेस। अ T4 फेज कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरियोफेज एक जनरल कैटेगरी है और उसके अंदर टी फेज जो है वो एक और स्पेसिफिक कैटेगरी है, और टी फेज के अंदर T4 एक अलग टाइप है। ये कॉमन टाइप है जो कि ई कोलाई के अंदर प्रॉब्लम काज कर रहा होता है। T4 पेज के एक को पार्ट को हम बोलते हैं हेड और दूसरे को हम नाम देते हैं टेल। द हेड इज elongated, pyramidal with two triangle having a common base, hexagonal, six-sided and prism shaped structure। ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि T4 पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हेड और टेल इसका होगा। हेड कैसे होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे का सारा इस डायग्राम के ऊपर आप लोग अप्लाई कर ले। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये T4 फेज आपको नजर आ रहा है, बैक्टीरियोफेज नजर आ रहा है। इसका ये पोर्शन आप हेड देख रहे हैं और ये पोर्शन आप इसका टेल देख रहे हैं। अगर इनकेस आप लोग इसके हेड को नोटिस कर लेंगे तो लिखा है कि ये प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें 20 क्या होते हैं, हेक्सागोनल साइड्स मौजूद होंगे। एक साइड ये होगा, एक से ये होगा, एक अलग होगा, एक अलग होगा, डिफरेंट साइड्स इसके मौजूद हैं। इसको हम आइकोसाहेड्रल हेड नाम देते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स मौजूद है और नीचे बेस भी मौजूद है। Its capsid is made of protein while core contain double-stranded DNA। जो आप लोगों को ये जितना भी आउटलाइन नजर आ रहा है सारे का सारा कलरफुल, ये सारे का सारा प्रोटीन है और इसको हम कैप्सिड नाम देते हैं। जबकि सेंटर में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तार लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका कोर है। इस पॉइंट के ऊपर स्टार लगा ले कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, ये कौन सा है, तो ये डीएनए वायरस है। बैक्टीरियोफेज सिंगल स्ट्रैंडेड
स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, कौन सा है? तो आप बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। ये यहां पर डायग्राम में भी नजर आ रहा है, कोर में डीएनए है। A straight tail is attached with the head। ये आप लोग जो नोटिस कर रहे हैं, ये आप लोगों को पूरे का पूरा स्ट्रेट क्या नजर आ रहा है? टेल नजर आ रहा है। The tail is also made of inner core and outer sheet, both of which are of different protein। लिखा है कि टेल को अगर देखा जाए तो ये दो डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है। अगर आप लोग इन साइड की तरफ नोटिस कर लेंगे तो ये आप लोगों को टेल का कोर नजर आ रहा है, येलोविश पार्ट, और जो आप लोगों को साइड पे ये डार्क रीजन नजर आ रहा है, ये आप लोग डिस्कस करेंगे कि टेल का शीट है। ये टेल का क्या है? शीट आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो द टेल इज मेड ऑफ इनर कोर, इनर कोर ये पोर्शन नजर आ रहा है, एंड आउटर शीट, और आउटर शीट आप लोगों को ये डार्क कलर का रीजन नजर आ रहा है। दोनों के प्रोटीन अलग अलग होंगे, इसका मतलब दोनों प्रोटीन जो है वो नेचर अलग है। A neck attaches sheet with head and an end plate is present on the other side of the sheet। लिखा है कि यहां पर इस शीट के पास एक छोटा सा पोर्शन होता है, और इस छोटे से पोर्शन को हम नेक बोलते हैं। नेक की मदद से हेड और टेल अटैच होगा। और अगर एंड पे देखा जाए तो यहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और उस स्ट्रक्चर को हम बेस प्लेट बोलते हैं या एंड प्लेट बोलते हैं। सो नीचे की तरफ आप लोगों को ये एंड प्लेट नजर आ रहा है या बेस प्लेट नजर आ रहा है। 6 tail fibers are attached with end plate। इस डायग्राम के मुताबिक अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहां पर आप लोगों को कुछ फीट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, एंड इन फीट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेल फाइबर्स। सो ये मैं दूसरा टेल फाइबर बना रहा हूं, ये तीसरा टेल फाइबर बना रहा हूं, ये फोर्थ टेल फाइबर है, ये फिफ्थ टेल फाइबर है, और एक डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है ये 6 टेल फाइबर है। 6 टेल फाइबर्स यहां पर मौजूद होते हैं, जो कि यहां इस बेस प्लेट या एंड प्लेट के साथ क्या होंगे? अटैच होंगे। They help the phage to attach with bacterial cell wall। क्योंकि यही बैक्टीरियोफेज अभी जाएगा और बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करेगा, उसके ऊपर अपना लाइफ साइकिल उसके इनसाइड कंप्लीट करेगा। तो ये जो टेल फाइबर्स होते हैं ये यूज होते हैं बैक्टीरिया के साथ अपने आप को अटैच करने के लिए। सो दीज टेल फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट विद द बैक्टीरियल सेल वॉल, और उसकी मदद से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। These structures are also made of protein। सो ये बता रहे हैं कि ये जो कैप्सिड है ये भी प्रोटीन से बना है, शीट भी प्रोटीन से बना है, टेल कोर भी प्रोटीन से बना है, टेल फाइबर भी प्रोटीन से बना है, बेस प्लेट भी प्रोटीन से बना है। सिर्फ और सिर्फ जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो न्यूक्लिक एसिड होता है। और फिर लास्ट में आप लोगों को बैक्टीरियोफेज वायरस के हवाले से कुछ जनरल सी बातें बताई जा रही है जो स्ट्रक्चर से हटकर है, इस पे हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं, साइड बॉक्स है। बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड एज कैरियर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये वाले जो वायरसेस है इनके बारे में कहा जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है, जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको हम कैरियर के तौर पर यूज करते हैं। कैरियर मीन कि ये हमारे लिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स कहीं ले जाते हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। The gene of interest is inserted into the DNA of bacteriophage which carries it to target bacterial cell। हम ऐसा करते हैं कि डीएनए का एक फ्रेगमेंट उठाते हैं, टुकड़ा उठाते हैं, और इस वायरस के डीएनए के साथ अटैच कर देते हैं, और इस वायरस को बोलते हैं कि आप जाओ, आप वहां पर बैक्टीरिया को टारगेट कर लो, और जैसे ही ये वहां जाता है ये बैक्टीरिया उधर अपने ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंसर्ट कर देगा, तो बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाएगा? ये वाला डीएनए का फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वायरस ने कैरियर के तौर पर एक्ट किया है। When virus incorporates its DNA into bacterial chromosome, the gene of interest also become part of the bacterial DNA। So यहाँ पर ये वायरस आएगा, ये जैसे ही अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बैक्टीरिया का हिस्सा बन जाएगा। Such transgenic bacteria can be grown to get copies of the gene of interest in the required protein and जो भी है। सो लिखा है कि इन बैक्टीरिया को जिसमें बाहर वाला जीन आया है इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम ग्रो करवा लेंगे और ग्रो करके ये हमारे लिए बहुत सारे प्रोटीन बना सकते हैं। वो प्रोटीन बनेंगे जिसका जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सो आसान अल्फाज में ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमने बैक्टीरियोफेज में इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर आ गया और यहाँ पर लाइफ साइकिल क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा।
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरियोफेज के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन HIV वायरस के बारे में कर लेते हैं कि HIV क्या होता है, कहाँ होता है एंड सो ऑन। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड रेट्रोवायरस। इसके ऊपर स्टार लगा ले कि इस वायरस का जो ग्रुप है, कॉमनली मैं इसके लिए आम लफ्ज यूज कर लेता हूं, जो इसकी फैमिली है वो क्या है? वो रेट्रोवायरसेस है। HIV रेट्रोवायरसेस का मेंबर होता है। इट इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल वायरसेस। अभी आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस ग्रुप को हम स्पेशल ग्रुप क्यों बोलते हैं। ये एनिमल्स में प्रॉब्लम्स काज करते हैं और इसके अंदर एक चीज है, उसकी वजह से इसको रेट्रोवायरसेस कहा जाता है। रेट्रोवायरसेस कंटेन्स RNA एंड देयर कैप्सिड। याद रखना है आप लोगों ने, जिस तरह अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है कि बैक्टीरियोफेज वायरस डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद होगा। HIV वायरस आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें RNA मौजूद होता है, ये RNA वायरस होता है। तो वो DNA वायरस था, ये RNA वायरस होगा। और प्रोटीन कोड तो वायरस में होता ही है, उसमें भी प्रोटीन कोड कैप्सिड था, इसमें भी मौजूद है, जिस तरह ये नजर आ रहा है आप लोगों को। ये आप RNA देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये यहां पर जो टेढ़े मेढ़े लाइन में ड्रा कर रहा हूं, और जो आपको ये येलो नजर आ रहा है, ये इसका क्या है? कैप्सिड है। ट्राइंगुलर शेप जो आप लोग देख रहे हैं, ये कैप्सिड होगा। These structures are surrounded by lipid rich membrane called envelope। इसका मतलब हो गया कि बैक्टीरियोफेज वायरस इन्वेलप्ड वायरस है, इसमें इन्वेलप मौजूद होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं लाइट ग्रीनिश कलर का है या ब्लू कलर है, जो भी कलर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इन्वेलप नाम देते हैं। आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम इन्वेलप नाम देते हैं। The envelope also comprising glycoprotein spike which help the virus identify and bind to its host। लिखा है कि इस एनवेलप के पास यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद है। ये वाले जो अभी आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को हम स्पाइक्स नाम देते हैं। और इन स्पाइक्स का काम होता है इस वायरस को होस्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करना। होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करे और फिर उसके साथ अपने आप को अटैच करे। इन स्पाइक्स को हम स्पाइक्स नाम देते हैं। जो आप लोग बालों को भी स्ट्रेट करते हैं, कड़े कर देते हैं, हम बोलते हैं स्पाइक्स बनाए हैं, तो वो इधर से हम बोलते हैं। They are spherical in form and are about 100 नैनोमीटर in diameter। अगर आप लोग बैक्टीरियोफेज का जो शेप है वो देख ले, तो आपने डिस्कस किया उसके पास एक हेड और टेल मौजूद होगा, कुछ ऐसे शेप होगा, लेकिन ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब राउंड इसका शेप होता है और 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। The most distinguishing characteristic of retrovirus is the presence of specific enzyme called reverse transcriptase। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रेट्रोवायरसेस है ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, इसकी खासियत ये है कि इसमें एक स्पेशल एंजाइम मौजूद होता है और उस एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम देते हैं। ये वाला एंजाइम हर वायरस के अंदर नहीं मौजूद होता, ये कुछ कुछ वायरसेस के अंदर ये वाला एंजाइम मौजूद होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम इसको नाम देते हैं। This enzyme catalyzes the process of reverse transcription in which single-stranded RNA is reversely transcribed into a strand of DNA। नॉर्मली आप लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी DNA से RNA बन रहा होता है तो DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आप लोग याद रखिए, जब भी DNA से RNA बनता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और ये हर वक्त हमारे सेल में हो रहा होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें RNA से DNA बनता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं, जिसमें RNA से DNA बनेगा। एंड ये कौन से एंजाइम की मदद से होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से RNA से क्या बनेगा? DNA फॉर्म हो रहा होगा। The enzyme then uses DNA strands to complete the double helix of DNA। ये वैसे ही बताया जा रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट किया जाता है। ये इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। HIV is responsible for a disease called AIDS।
सो यू नीड टू रिमेंबर कि बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने डिस्कस किया कि वो बैक्टीरिया में प्रॉब्लम काज करता है. नाउ दिस HIV वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग अ प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉल्ड एड्स. एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कभी डिटेल में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा कि इसको एड्स क्यों बोलते हैं. एड्स वीकन द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पेशेंट. चलो मैं अभी बता देता हूं. इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम का वीक होना. इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम होना, वीक होना. सो ये वाला वायरस आप डिस्कस करेंगे कि ये एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को खत्म करता है, वीक कर रहा होता है. इम्यून सिस्टम के कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये उस पर जाके अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. The disease is fatal because no one can survive without immune system to defend against other viral and bacterial infection. So अब चूंकि पर्सन का इम्यून सिस्टम खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अब एक बंदे की डेथ हो सकती है. क्यों हो सकती है? क्योंकि उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम है ही नहीं, वो तो वीक हो गया. अब इस बंदे के बॉडी में वायरस भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा, वो इन्फेक्शन काज करेंगे और प्रॉब्लम इनके बॉडी में चलता रहेगा. सो ये फैटल है. फैटल का मतलब कि एड्स की वजह से एक बंदे की डेथ हो सकती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें हर वायरल और बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शन काज हो सकता है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता. दिस डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड द पेशेंट वर फाउंड होमोसेक्सुअल. सो यू नीड टू रिमेंबर कि एड्स का जो फर्स्ट केस हमारे सामने आया था फ्रांस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वो 1981 में ये केसेस आए थे और जो पेशेंट्स थे वो कॉमनली होमोसेक्सुअल थे. इसका मतलब आप लोग डिस्कस करेंगे सेम सेक्स को वो प्रेफर कर रहे थे. आप लोग याद रखेंगे कि होमोसेक्सुअल में वायरस के, इस वाले वायरस के या एड्स अकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. रीजन आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सो बायोलॉजिस्ट इनिशियली सोच रहे थे, जो डॉक्टर्स थे वो सोच रहे थे कि ये कौन सा डिजीज है और क्यों यहां पर इन लोगों में कॉमन है. Later on, AIDS was discovered in non-homosexual patients too who had received blood or blood products from other patients. सो आप लोग याद रखेंगे बाद में हमें नॉन होमोसेक्सुअल में भी ये डिजीज जो है वो मिल गया और वो जो ट्रांसमिशन है वो भी डिस्कस किया है कि वो ब्लड वगैरह की मदद से हो सकता है. In 1984, it was discovered that the agent causing AIDS was virus. So 1981 में हमें नहीं था पता कि ये किस चीज की वजह से काज होता है. हमने एड्स डिस्कवर कर दिया, एक नया डिजीज सामने आ गया. 1984 में पता चला कि ये तो वायरस की मदद से काज होता है और 1986 में एड्स जो है उसके लिए हमने जो वायरस था उसका नाम क्या रखा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला वायरस, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला वायरस, ये हमने 1986 में इसको नाम दिया. 1984 में हमने एड्स को रिकॉग्नाइज किया है कि ये वायरस की मदद से काज होता है. 1981 में हमारे पास इसका फर्स्ट केस आया था. बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट से, इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं होगी. So you need to remember this HIV virus is host specific. ये मंकीज में, मंकी से हमारे पास आया है, ह्यूमन के पास आया है और कहा जाता है कि ह्यूमन ने मंकीज को, हो सकता है मंकीज ने ह्यूमन को बाइट किया होगा किसी जंगल वगैरह में, और या हो सकता है किसी ने उसका मीट कंज्यूम किया होगा, खाना मतलब उसको खाया होगा, एंड सो ऑन. पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसा कर रहे होते हैं. सो एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि HIV वायरस कहीं अफ्रीका से आया है, चैंपेंजी से आया है, मंकी से आया है. देयर आर चांसेस कि हमने उनका मीट खाया है या उन्होंने हमें बाइट किया है और ये वायरस जैसे ही ह्यूमन के पास आ गया तो अब ये ह्यूमन में एंटर हो गया और हम में प्रॉब्लम काज कर रहा है. मंकीज में ये जाता तो है लेकिन वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं काज कर रहा होता. होस्ट स्पेसिफिक है, हर जगह ये चला जा सकता है लेकिन प्रॉब्लम नहीं काज करता होता. मेरे ख्याल में कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. चैप्टर नंबर 2 विद दिस टॉपिक एंड हो जाता है. इसका एक्सरसाइज भी आप लोग देख लेंगे. लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले. मैंने लाइव लेक्चर्स आप लोगों ने अगर इनकेस लेने हैं तो वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं, और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग मेरे देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं. नोट्स वगैरह पे मैं काम कर रहा हूं, उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले, लेकिन पहले काका खेल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ. गुड बाय, अल्लाह हाफिज.